धन्य हो भाग हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। हाँ आ जाओ। चलिए, कोई समस्या है कल की क्लास की? हाँ, एंट्रोपी मत समझो, फिजिक्स का टर्म है वो। एनआर हाँ, वो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ही है। ठीक है, हाँ, वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया ना, तो सरल शब्दों में बताया था, उसको एंट्रोपी के रूप में फिजिक्स में डिफाइन किया गया है। तो वो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ही है, जो एनर्जी प्रिजर्व होती कंजर्व होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। राइट। हाँ, हैबिटाट मतलब रहने का घर। तो जंगलों, जो जीव जंतुओं के रहने का जो स्थान है नेचुरल, तो उसको हम नेचुरल हैबिटाट कहते हैं, प्राकृतिक आवास। हैबिटाट मतलब रहने की जो जगह है, उसके लिए हैबिटाट वर्ड यूज किया गया है, प्राकृतिक नेचुरल हैबिटाट। ठीक है। हाँ, क्या क्यों अभी जो चल रहा है उससे एक साथ कितना पढ़ लोगे? क्या बोल रहे हो? वही है, तो पढ़ाएंगे हो, तो मैंने बता भी दिया था शेड्यूल कब कैसे चलेगा करके, तो पूछने के क्वेश्चन वाले यहाँ पे जरूरत नहीं होनी चाहिए। बता दिया ना शेड्यूल कब कब कैसे कैसे स्टार्ट होगा करके, बता दिया था। ठीक है, तो मैंने कहा था अभी मेरा एनवायरनमेंट ख़त्म होगा, फिर सोशल जस्टिस वाला टॉपिक बचा है, तो हमको पूरा अब इन लोग को देख के चलना पड़ेगा ना। मिताली जब एडमिशन ली उसके बाद के टॉपिक जो चलेंगे, उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है एक बार। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो शेड्यूल चलता है, साइकिल चलते रहता है, नहीं तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा सिलेबस। समझ गए? तो अभी एनवायरनमेंट है, और अखिलेश सर आकर के अभी सोशल जस्टिस वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे। राइट। तो उसके बाद आपका जो है शुभम सर की जो क्लास लगेगी, तो वो उसमें भी मैं साइंस एंड टेक ही पहले ख़त्म कराऊंगा, क्योंकि साइंस एंड टेक बच्चों का बचा हुआ है पुराने वालों का, और वही सर फिर आपका पॉलिटी स्टार्ट करेंगे जब साइंस एंड टेक खत्म होगा उसके बाद। तो साइक्लिक चलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इस बार देने वालों का तो पहले हो चुका है, और जो बाद में आए और देना चाहते हैं उनका भी उसके पहले हो जाएगा, मई से पहले हो जाएगा, लेकिन वो शेड्यूल के हिसाब से चलेगा, क्योंकि कल के दिन में फिर वही लोग बोलेंगे कि मेरा साइंस एंड टेक बचा हुआ है। तो शेड्यूलिंग में देखेंगे तो अभी क्या आएगा, साइंस एंड टेक पहले आएगा, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। राइट। तुम्हारा राहुल कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है ना, क्वेश्चन वगैरह जिसको देने वाले उनका तो हो चुका है। समझ गए? तुमको देने का आदित्य? हाँ, तो बस बात खत्म है। जिनको इस साल देना है उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। राइट। तो इसलिए वो शेड्यूलिंग ऐसी रहेगी, तो साइक्लिक चलते रहता है ताकि किसी का नुकसान ना हो, नहीं तो फिर बाद में मुझे सिलेबस ही खत्म नहीं होता, तो फिर बाद में तुम लोग दो समय मिलता है। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके होगा, तो अभी जो पढ़ रहे उस पर फोकस करो। मैंने कहा ना कि आदमी की फितरत क्या है, कि जो है उसको, ठीक है, जो होगा उसको ज़्यादा ध्यान देता है, क्या कल क्या होगा। ठीक है, वो सबकी, तो वो भी होगा भाई, जब पढ़ा रहे तो भी हो जाएगा। चलिए, विशाल नहीं आया आज? कल कहाँ पे थे हम लोग? बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बता दिया था इसमें। हाँ, कहाँ पे थे? इंडियन, हाँ मलाय, हाँ वो वहाँ पे ख़त्म किया था। मलायन, इथोपियन, यूरोपियन और भारतीय। क्लियर हुआ? तो उसी कंटेक्स्ट में आज देखते हैं हम लोग जो है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, आपके जो है बायो ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ, बायोज्योग्राफिकल रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र।
भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। एक टॉपिक है आपका जैव भौगोलिक क्षेत्र। अभी तक ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा यूपीएससी ने, सिलेबस में डायरेक्टली जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, लेकिन सीजीपीएससी में अलग से दिया हुआ है, और नहीं भी है तो भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन इसकी। तो फिर से शब्दों पे ध्यान दोगे तो परिभाषा निकल आएगी। तो बायो या जैव का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जितने भी फ्लोरा एंड फौना, ऑल द फ्लोरा एंड फौना सब इसमें आ जाते हैं, जितने भी जीव जंतु है सब बायो वर्ड में आ जाते हैं आपके जो, राइट। और ज्योग्राफिकल रीजन है ना, भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट कोई भी इकोसिस्टम हो जाता है ना, कंप्लीट। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक उत्तर वाला क्षेत्र एक भौगोलिक रीजन बन जाएगा, एक दक्षिण वाला बन जाएगा एक आपका मैदानी, ऊपर वाला भी लगभग पहाड़ी क्षेत्र है तो पर्वतीय पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा, बीच वाला मैदानी क्षेत्र है, और दक्षिण वाला लगभग पठारी क्षेत्र है, बस्तर का पठार बोलते हैं, प्लेटो रीजन है। तो यदि हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ को 3 अलग अलग मेन आपका ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड कर सकते हैं सिमिलरिटीज के बेसिस पर, है ना। क्योंकि ऊपर में छत्तीसगढ़ के ऊपर में क्या है, पर्वत पठार है तो पहाड़ी रीजन हो गया, हिल्स रीजन हो गया आपका। जो बीच वाला लगभग समतल मैदान है, महानदी और शिवनाथ नदी का मैदान है, और दक्षिण वाला आपका क्या है, मुख्य रूप से पठारी है, एक मोटा मोटी। तो भौगोलिक क्षेत्र का मतलब कोई भी एक क्या होता है आपका रीजन हो गया आपका, जहाँ की ज्योग्राफी लगभग क्या हो, समान हो, है ना। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब, ज्योग्राफिकल रीजन का मतलब समान भौगोलिक विशेषताएं वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, समान भौगोलिक विशेषताएं वाले क्षेत्रों को क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल रीजन बोलेंगे। आया बस समझ में। आपका जो है अ रीजन हैविंग सिमिलर या यूनिफॉर्म ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स में आपका क्या आ जाएंगे, क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट लगभग समान होगी, वहाँ के जो रिलीफ्स है, ऊंचे नीचे जो भाग है, पठार है तो पठार होगा, मैदान है तो मैदान होगा। तो उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, भौगोलिक क्षेत्र वर्ड यूज किया। आया समझ में। अब दोनों को मिला के सोचो, तो किसी भी जो जहाँ पे समान भौगोलिक विशेषताएं मिलते हैं वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। वहाँ पे क्या मिलेगी आपका, सिमिलरिटीज मिलेंगी, समानता मिलेगी, और समानता के साथ साथ विशिष्टता मिलेगी। विशिष्टता का मतलब डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब अपने आप में उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु कुछ यूनिक होंगे, कुछ क्या होंगे आपके, यूनिक होंगे, डिस्टिंक्टिवनेस होंगे आपका, विशिष्ट होंगे अन्य रीजन्स की तुलना में। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जीव जंतु मिलते होंगे वो छत्तीसगढ़ में घने जंगलों में नहीं मिलेंगे, है ना। वहाँ पे जो कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु मिलेंगे, जैसे वहाँ पे एक राजस्थान में एक वृक्ष मिलता है, खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी आपका जो है राजस्थान में एक वृक्ष है आपका, जो इसका नाम क्या है आपका जो है, खेजड़ी ट्री। ये सिर्फ राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही मिलता है, पूरे भारत में कहीं और नहीं मिलता है। इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से कई सारी चीज़ें, लोगों की कई सारी आवश्यकताएं इसी वृक्ष से पूरी होती है। इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष। आया समझ में। उसी प्रकार राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक पक्षी मिलता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड मिलती है, वो सिर्फ उसी क्षेत्र में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल है। आई ना बस समझ में। तो इस तरह से अब सभी को मिला दोगे तो परिभाषा क्या बनेगी, एक लाइन लिखिए परिभाषा, वे भौगोलिक क्षेत्र, दो ज्योग्राफिकल रीजन जहाँ जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों के लक्षणों, जहाँ जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों के लक्षणों
में विशिष्टता पाई जाती है, में विशिष्टता पाई जाती है, वैसे क्षेत्रों को जैव भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। Those geographical regions in which distinctiveness, है ना, distinctiveness या uniqueness found in all flora and fauna, all flora and fauna species known as biogeographical regions। आया समझ में? परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैव भौगोलिक क्षेत्र का मतलब वे भौगोलिक क्षेत्र जहां पे जीव जंतु वनस्पतियों में वहां पे क्या पाई जाती है? विशिष्टता पाई जाती है। एक वर्ड याद रखना है, विशिष्टता पाई जाती है, डिस्टिंक्टिवनेस पाया जाता है, यूनिकनेस पाई जाती है। और यूनिकनेस है, डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ? अपने आप में विशिष्ट। तुम लोग जैसे अपने आप में विशिष्ट हो ना, पूरे दुनिया में मिताली एक ही होगी। नाम मिताली बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप में मिताली एक ही होगी, है ना। उसका फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के समान मैच नहीं करेगा। शकल सूरत भी थोड़ा बहुत मैच कर जाएगी, लेकिन फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, है कि नहीं। बायोमेट्रिक उसका पूरे दुनिया में अपने आप में यूनिक होगा। तो उसी प्रकार स्पेसिफिक जीव जंतु वनस्पति मिलेंगे जो पर्टिकुलर पूरे क्षेत्र में, सिर्फ उसी क्षेत्र में मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। तो वैसे भौगोलिक रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? जैव भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं भारत की बात। तो भारत में ऐसे 10 क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो भारत में 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आइडेंटिफाई किए गए। तो 10 का नाम देखेंगे और उसको समझेंगे। तो 10 में सबसे पहला है आपका ट्रांस हिमालय। पहले 10 का नाम लिख लो। ट्रांस हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालय बताता हूँ उसके बाद। पहले 10 का नाम लिख लो, तो याद कर लो पहले नाम। दूसरा ट्रांस हिमालय के बाद हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन। तीसरा लिख लीजिए आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थल डिजर्ट या भारतीय मरुस्थल, इंडियन डिजर्ट। फोर्थ सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटो, दक्कन पेनिनसुलर प्लेटो। नेक्स्ट गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगेस प्लेन, गंगेस प्लेन रीजन, गंगा का मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन। नेक्स्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। तटीय क्षेत्र लिख लेते ना, 8वां नंबर तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन। 9th नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और 10वां है द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप्स। जैद लिख लिया, आइलैंड ग्रुप्स। 10 नाम हो गए। तो ये 10 नाम पहले याद रखना है कि भारत में 10 कौन कौन से है, और उसके बाद फिर 1 बाई 1 देखेंगे किस क्षेत्र को लिया गया है, और एक दो कुछ जीव जंतु वहाँ पे जो यूनिक होते हैं उनके नाम याद रखने हैं। तो उसके बेस पे क्वेश्चन बना देता है। क्या विशाल नींद नहीं खुली आज? अच्छा, खाने पीने का आया होगा फिर तो। अच्छा, मुझे घर वाले खाने पीने का ही भेजते हैं, अब नहीं भेजते। चलिए आ जाओ ट्रांस हिमालय में।
तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय आप लोग जानते हैं, या जो नहीं जानते हो जान लीजिए। ट्रांस हिमालय जो है ये आपका कुछ भाग इसका लद्दाख और साथ साथ पीओके वाले भाग में आएगा। तो एक तो ट्रांस हिमालय में जो पर्वत श्रेणी आती है उसका नाम है काराकोरम, काराकोरम रेंज आता है। और कौन सी आती है मिताली बताओ? काराकोरम के बाद सब नाम खराब करोगे हैं तुम लोग, ये तो कब का पढ़ा दिया मैंने। काराकोरम, फिर लद्दाख, क्या होता है अभिषेक? तुम भी नहीं थे क्या? इंडियन ज्योग्राफी में थे नहीं थे? यस या नो? और फिर यहाँ पर है जास्कर, जास्कर रेंज। ये 3 इंडिया में हो गए और इसी का एक विस्तार यहाँ पे कैलाश पर्वत के रूप में चाइना तिब्बत में है, कैलाश रेंज। तो चारों रेंज किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय में आते हैं। चारों रेंज किस में आते हैं आपके जो है अभिषेक? इंडियन ज्योग्राफी वाले में टॉपिक में थे? था, याद थे चारों? इसलिए जो हो गया उसको पहले अपना बना लो, है ना। अपना का मतलब है कि तुरंत याद आना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें है। ये तो आप सपने में भी ट्रांस हिमालय वर्ड आ जाए तो 4 रेंज का नाम याद आना चाहिए, समझ गए। बेसिक चीज़ें है, बेसिक बहुत ही फंडामेंटल। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय में कौन से क्षेत्र? कैलाश को हटा दो क्योंकि कैलाश तिब्बत चाइना में है और हम भारत के बायोजियोग्राफिकल रीजन्स पढ़ रहे हैं, तो ये कैलाश नहीं आएगा, बाकी तीनों रेंज आ जाएंगी आपकी जो है कि नहीं। और तीनों रेंज कहाँ पर है आपके? लद्दाख रीजन में। तीनों के तीनों कहाँ पर है? तो आपका लद्दाख क्षेत्र में। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय में हमने कौन सा रीजन लिया है आपका? ट्रांस हिमालय मतलब लद्दाख रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये माउंटेन रेंज के रूप में हिमालय का ही भाग है। यहाँ की क्लाइमेट की विशेषता क्या है ट्रांस हिमालय की? यहाँ पे लगभग वर्ष भर लगभग हिमाच्छादन रहता है ना। आपका जो है आइस कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, है ना। गर्मी में बस थोड़ा सा बर्फ पिघलती है, गर्मी में कुछ समय के लिए क्या होती है आपकी जो बर्फ पिघलती, बाकी लगभग क्या होता है? ठंडा क्षेत्र है, ग्लेशियर है ना। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? हाँ, तो सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम रेंज पर ही यहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर, है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांस हिमालय में क्या होता है? बर्फ जमी रहती है, थोड़ा बहुत जो पिघलती है वो कब पिघलती है आपकी? गर्मी के दिनों में। तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसी हो गई आपकी जो है? ठंडी जलवायु, शीत जलवायु, कोल्ड जलवायु, कोल्ड क्लाइमेट, है कि नहीं। तो यहाँ की जलवायु कैसी? ठंडी है। तो ठंडी जलवायु के अनुसार यहाँ पे क्या मिलेंगे? जीव जंतु अलग से, तो स्पेसिफिक कुछ अलग से जीव जंतु मिलेंगे जो सिर्फ यही ठंडे वाले क्षेत्रों में ही मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो पहला तो याद रखना है क्षेत्र कौन कौन से आएंगे। दूसरा थोड़ा सा बता सकते हो कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, कोल्ड क्लाइमेट है क्योंकि यहाँ पे सालों भर लगभग बर्फ जमी रहती, ग्लेशियर्स रहते हैं। गर्मी में कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत ग्लेशियर्स क्या होते हैं? पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं। आया समझ में श्रेया? राइट। अब इसके कारण से यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल, ये पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.6% है। अब ये सब डेटा है, याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 5.6% है। 5.6% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। आया समझ में? तो क्षेत्रफल तो ये हो गया आपका। इसका थोड़ा बहुत विस्तार हिमाचल प्रदेश वाले ऊंचाई वाले भागों में भी मिलेगा, है ना। आपका खास करके नीचे जब आएंगे तो थोड़ा बहुत विस्तार कहाँ मिलेगा? लद्दाख के साथ साथ कुछ विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा, कुछ विस्तार, मेन तो आपको उधर ही मिलेगा, थोड़ा बहुत विस्तार हिमाचल में। अब यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम याद करना है। जंगली भेड़ बकरी तो मिलते ही है, ठीक है, वो तो पूछेगा नहीं, जंगली भेड़ बकरी। एक यहाँ पे
जंतु मिलता है जिसका नाम है आइबेक्स, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है। आइबेक्स नामक जंतु मिलता है ना। फोटो वगैरह देखना इसका तो क्या करेंगे, गूगल में डाल देना तो फोटो दिख जाएगी। अभी देख लेते। स्नो लियोपार्ड, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड, हिम तेंदुआ मिलता है यहां पर। संगमरमर के रंग वाली बिल्ली, मार्बल्ड कैट, इंग्लिश में होगा मार्बल्ड कैट, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली, राइट, इंग्लिश में मार्बल्ड कैट। फिर एक यहां पे और कोई जानवर होगा, मारमोथ, मारमोथ करके कोई जंतु का नाम है, मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है, तो याद रख लेना बस। नेक्स्ट है आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाला हंस, यानी एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा जीव जंतु वाला पूछता है यूपीएससी, काली गर्दन वाला हंस, ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो ये कुछ यूनिक क्या हो गए आपके जो है जीव जंतु हो गए, ये क्या हो गए आपके कुछ यूनिक जीव जंतु हो गए, जिसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है आप लोग को। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय के बारे में। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मिलता है अल्पाइन घास मिलती है, प्लांट्स में देखेंगे तो थोड़ा बहुत क्या मिलता है आपका जो है एक छोटी घास होती है जिसका नाम है अल्पाइन ग्रास, जो हिमालय क्षेत्र में ही मिलती है। अल्पाइन ग्रास। आ गई बात समझ में? तो ये पहला हो गया आपका ट्रांस हिमालय। दूसरे में आ जाओ हिमालय में। हिमालयन रीजन। तो हिमालयन में पूरा का पूरा आपका है ना, डायग्राम मैप देखना है तो मैप मिल जाएगा आपको। ब्लर है। चलिए, नहीं दिख रहा है तो इसको देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय में जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपका, ये आपका ट्रांस हिमालय में थोड़ा सा सिक्किम वाला भाग भी लिया है, तो इसको भी जोड़ देना, थोड़ा सा सिक्किम वाला भाग भी आपका लिया हुआ है, ठीक है। मैप आपके नोट्स में दिया है वैसे तो, और अपने मोबाइल पे खोल के देख सकते हो। बनाने का चलूँ आगे। तो इसमें अब हिमालय में कौन सा आएगा, नीचे वाला दिख रहा है आपका हिमालय, पूरा का पूरा हिमालय रीजन कौन सा आ रहा है, कौन सा दिख रहा है? ब्लू कलर का दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ब्लू वाला कौन सा हो गया आपका हिमालय रीजन। थोड़ा सिक्किम का निचला वाला भाग, वेस्ट बंगाल वाला भाग, ये अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा का पूरा भाग आ गया। तो ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर आ गया, राइट, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, सिक्किम का निचला भाग आ गया, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आ गया यहाँ पर,
सिक्किम इन वेस्ट बंगाल आ गया और अरुणाचल प्रदेश आ गया। आया समझ में? कौन कौन सा रीजन आया समझ में आ गया ना? तो क्षेत्र याद रखना, क्वेश्चन प्रीलिम्स में कुछ भी बना सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नीचे का सिक्किम, निचला सिक्किम और आपका वेस्ट बंगाल वाला भाग, उधर अरुणाचल प्रदेश वाला। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ की क्लाइमेट भी क्या मिलेगी? कोल्ड क्लाइमेट यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या आपका जो है शीतकाल में बर्फबारी होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में आपका गर्मी होती है, मतलब उतना ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं होता है। तो यहाँ पे सालों भर बर्फ़ नहीं होती है, लेकिन ठंडी के दिनों में बर्फबारी होती है। इधर नहीं होती, अरुणाचल प्रदेश साइड नहीं होती बर्फबारी। ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर वाले, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में ऊपरी भागों में होती है, और गर्मी में गर्मी होती है। तो ये आपका कोल्ड क्लाइमेट में आ जाएगा आपका जो। तो यहाँ पर भी जो कुछ जीव जंतु में नाम, यहाँ पर भी आइबेक्स मिलता है, ट्रांस हिमालय में भी मिलता है और हिमालय क्षेत्र में भी मिलता है। यहाँ पर भी जो है आपका आइबेक्स मिलता है हिमालय क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ पर एक है ना भारल करके, भारल आपके जो है भारल या भारल करके स्पीसीज मिलेगा आपके जो। अभी कुछ नाम है तो इसको याद ही करना पड़ेगा आप लोग को। भारल करके होगा, एक मारखार करके कुछ जीव जंतु है, मारखार। अभी तक आइबेक्स ही पूछा हुआ है, बहुत ऊपर ऊपर की चीज। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है हिमालय तहर, ये पूछा हुआ है, हिमालयन तहर करके पूछा हुआ है। आपके नोट्स में एक लिस्ट मिली होगी, आपके लिस्ट में दिया होगा नोट्स में कई जगह पे। तो उसी नोट्स को 10 बार पढ़ना है ना। एक जानवर का नाम नहीं मिला तो फिर पूरी कहीं और बुक ढूंढ करके नहीं पढ़ना है ना। एग्जाम में हो सकता है कोई ऐसा जानवर का नाम आ गया जो मेरे नोट्स में नहीं दिया हो, तो उस जानवर के चक्कर में फिर दूसरा नोट्स या दूसरी बुक उठा के नहीं पढ़ना है। समझ गए ना भाई? तो जो नोट्स दिया उसमें से 80-90% क्वेश्चंस लगभग जानवर उनवर के नाम भी मिल जाएंगे। बाकी करेंट में कुछ जानवर उनवर है तो उसको जोड़ते रहना है, बस इतना ही काम करना है। तो ये हो गया आपका हिमालयन तहर करके कोई है, और एक ताकिन करके भी है, कोई ताकिन करके जानवर, TAKIN। गूगल मार के देखना, कुछ जानवर उनवर का नाम, फोटो वोटो देख लोगे तो याद रहेगा। तो ये कुछ हिमालयन क्षेत्र में मिलने वाले स्पेसिफिक विशेष जानवर हो गए। ये क्या हो गए आपके जो हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले विशेष जानवर हो गए। तो ये हो गया आपका कुछ नाम जो आपको याद करना है। यहाँ पर भी अल्पाइन ग्रास मिलती है, वनस्पति में जाएंगे तो अल्पाइन ग्रास और मिश्रित पर्णपाती वन मिलते हैं, मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। मिश्रित पर्णपाती, मिक्स्ड डेसिडियस, DEOUS, डेसिडियस फॉरेस्ट। मिक्स का मतलब है जो पतझड़ वन भी प्लस कुछ कोनधारी वन भी मिलेंगे। मिक्स का मतलब यहाँ पे कुछ कोनिकल फॉरेस्ट भी मिलते हैं, कोनिकल फॉरेस्ट, इसलिए मिक्स्ड वर्ड यूज किया गया है। शंकुधारी या कोनधारी वन, कोनिकल फॉरेस्ट, कुछ कोनिकल फॉरेस्ट भी मिलते हैं। आया समझ में? तो ये कुछ नाम याद रखने हैं आपका हिमालयन क्षेत्र में। चलूँ आगे, और बाकी फिर से कहा याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उतना नहीं कर पाओगे, तो इसलिए जो नोट्स दिया है और कुछ करेंट वरेंट में मिले उसको बार बार पढ़ते रहना है। तीसरे में आ जाओ, भारतीय मरुस्थल। तो ये दिख रहा है आपका डिजर्ट येलो कलर का, ये वाला डिजर्ट हो गया पूरा का पूरा। राजस्थान वाला भाग आ गया और गुजरात का कुछ भाग आ गया। ये राजस्थान वाला पार्ट हो गया आपका, इधर वाला पश्चिमी राजस्थान लिख लो, और ये गुजरात का कच्छ क्षेत्र। ये वाला कौन सा क्षेत्र है आपका? गुजरात का कच्छ रीजन, कच्छा रीजन नहीं, कच्छ रीजन,
ठीक है, तो वेट वाले में ये आ जाएंगे। तो ये शुष्क वाला भाग है, ड्राई। तो यहाँ की क्लाइमेट आप लोग जानती है ना, यहाँ पे बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यहाँ पर लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका, लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो ड्राई क्लाइमेट मिलती है, एरिड क्लाइमेट मिलती है। तो शुष्क है तो वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु भी स्पेसिफिक मिलते हैं। तो यहाँ पे मिलते हैं जंगली गधे। कौन मिलते हैं? जंगली गधे, वाइल्ड एस। ठीक है, हम लोग कौन से गधे हैं? हम लोग बुद्धिमान गधे हैं। इंसान क्या है? बुद्धिमान गधा है, अपने आप को बुद्धिमान मानता है लेकिन है गधा, है कि नहीं भाई? आपस में लड़ झगड़ रहे, मार पीट रहे। जानवर भी इतना नहीं लड़ते जितना हम लोग लड़ते हैं। ठीक है, मतलब इंसान को गधा बोलना गधे की बेइज्जती कहना चाह रहे हो। चलिए, उसके अलावा लिखिए ब्लैक बक। ब्लैक बक, ब्लैक बक। ठीक है, तो ये ब्लैक बक जो है स्तनधारी में आता है। ब्लैक बक किस में आता है आपका? स्तनधारी में। स्तनधारी मतलब मैमल्स में, MAMMALS, मैमल्स में आता है। ठीक है, इसके अलावा मरुस्थली लोमड़ी, मरुस्थली लोमड़ी, डिजर्ट फॉक्स, डिजर्ट फॉक्स, डिजर्ट फॉक्स, मरुस्थली लोमड़ी। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लिख लिया? बर्ड है आपका, पक्षी का नाम है। इसके अलावा आपका कच्छ के मरुस्थल में, कच्छ वाले रीजन में यहां पर मिलता है चिंकारा। चिंकारा, चिंकारा, CHINKARA, चिंकारा। इसके अलावा एक है हौबारा बस्टर्ड, हौबारा बस्टर्ड। एक बार गूगल मार के क्या है कैसे थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना, कभी कभी दे देगा तो काम आएगा। ठीक है ना, ध्यान दे के एक बार पढ़ लोगे गूगल में डाल के या किसी भी AI में डाल के, बेसिक जानकारी कि हॉबर्ट, जैसे हौबारा बस्टर्ड है तो क्या है, कैसे कैसे दिखता है, शकल सूरत कैसी है, तो एक बार मेहनत कर लोगे तो दिमाग में डाल सकते हो। ठीक है, पूछता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से उठाता ही है। इसके अलावा है फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगोज करके। तो ये भी कोई जंतु वंतु होगा। हाँ, चिड़िया है। मैंने कहा ना भाई देख लेना थोड़ा सा, मुझे बायोलॉजी वाला नहीं हूँ मैं, और होता तो भी नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी वाले होंगे उनको भी नहीं पता होगा, पता है। चलिए, तो मेरे को पता होता मतलब। तो ये हो गया आपका डिजर्ट रीजन में। तो डिजर्ट हो गया आपका जो है। नेक्स्ट आ जाओ सेमी डिजर्ट, सेमी एरिड रीजन। ये दिख रहा है आपका पूरा का पूरा गुजरात, पूर्वी राजस्थान, ये पूरा रीजन दिख रहा है आपको ग्रे कलर का। ये वाला आ गया आपका सेमी एरिड, तीसरा चौथा जो भी नंबर है आपका। अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो कौन कौन सा आएगा? दक्षिणी गुजरात आ गया पूरा, दक्षिणी गुजरात आपका। फिर इधर आपका पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पूरा आ गया ना, लिख लो दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मैप देख के समझ में आ रहा है ना भाई?
ना, मैप भी बना देना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, और इधर हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा आ जाएगा, इधर का पूरा आएगा, है ना, हरियाणा पूरा आ जाएगा लगभग, हरियाणा लिख लो पूरा का पूरा। तो ये लगभग इतना क्षेत्र आएगा, हरियाणा वाला भी आ जाएगा सेमी एरिड में। तो ये आपका हो गया अर्ध शुष्क, सेमी एरिड में आएगा। यहाँ पर एक तो एशियाटिक टाइगर मिलता है, एशियाटिक टाइगर, गिर लॉयन भी मिलता है, गिर लॉयन, गिर एक शेर की प्रजाति में आता है, गिर लॉयन जो गुजरात में मिलता है। तो यहाँ पे पैंथर ज़्यादा मिलते हैं। पैंथर समझते हो क्या होता है? पैंथरों के आवास क्षेत्रों की बहुलता पाई जाती है, पैंथर्स मिलते हैं। इसके अलावा सांभर और चीतल करके कुछ प्रजातियां मिलती है, सांभर और चीतल, ये बर्ड्स वगैरह में कुछ आएंगे, सांभर और चीतल, है ना। इडली डोसा सांभर वाला सांभर नहीं, ठीक है, सांभर, SAMBHAR, सांभर और चीतल, ठीक है, ठीक है, देख लेना गूगल में मार के कैसे क्या दिखते हैं। मेरे को स्लाइड बनाने का टाइम नहीं मिलता है, ध्यान नहीं रहता है। और घास मिलती है, एक यहाँ पे यूफोर्बिया झाड़ी मिलती है, श्रब्स, यूफोर्बिया, है ना, श्रब्स, यूफोर्बिया झाड़ी, ये प्लांट्स वगैरह में कुछ फेमस। तो ये इतना याद रख लेना आपका जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है। 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप धीरे धीरे याद होगा। एक बार में सोचोगे कि पढ़ लोगे पूरा याद हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो हो गया उसको 10 बार पढ़ते रहो, जो नहीं हुआ है उसकी चिंता मत करो अभिषेक बाबू, ठीक है, वो भी हो जाएगा। एक साथ खाओगे तो अनपच हो जाएगा, नहीं इधर क्या याद रहेगा ना। नेक्स्ट कौन सा हमारा, ठीक है, पश्चिमी घाट। ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपका, ये पश्चिमी घाट है। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, मैप बना रहे हो, मैप भी बना लो भाई, एक पूरा का पूरा सिंपल सा इंडिया का मैप तो बनाना बता ही दिया ना मैं आप लोग को। देखो इतना जल्दी बन गया, ऐसे बना लो, इतना तो बनाना है, समझ जाएगा करके। हाँ, इतने बनाओगे तो भी चल जाएगा एग्जाम में, ठीक है, आपकी भावनाओं को समझ लेगा इतने में वो कि आप इंडिया का मैप जानते हो। अच्छा तो बन जाएगा। टाइम कितना लगता है, महीने लगता है, तो चलो मैप बनाने में पूरा 5 मिनट निकल गए तो फिर लिखोगे क्या। चलिए, तो यहाँ पश्चिमी घाट आपका ये वाला है, ये पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट आप लोग जानते हैं भारत का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है आपका जो है, तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन हो गया पहली बात तो, राइट। सेकंड आपका इसी पश्चिमी घाट में हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी में जो एक रीजन है उसका नाम है साइलेंट वैली, है ना। वैसे तो वेस्टर्न घाट में भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, तो आपका साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पर है, न्यू आदित्य नाम है तुम्हारा भी, अब तुमको न्यू बोलना पड़ेगा, पुराना हो गया। तो न्यू आदित्य बताओ साइलेंट वैली कहाँ पर है, ठीक है। आगे सरनेम क्या है, सिंह, तुम्हारा भी सिंह ही है क्या, तो सिंह भी कॉमन हो गया, तो ठीक है। तो आदित्य 2 बोलना पड़ेगा, चलो न्यू की जगह पे 2 कर देंगे। तो साइलेंट वैली केरला में है, कहाँ पर है आपका, केरल में। तो केरल में आपका साइलेंट वैली यहाँ पर, आगे पढ़ेंगे और डिटेल में इसके बारे में। तो ये हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन में आता है ना। वेस्टर्न घाट है, यदि वेस्टर्न घाट ऑप्शन में ना हो तो कौन सा मिलेगा आपका, साइलेंट वैली मिलेगा। तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया फाउंड इन साइलेंट वैली इन वेस्टर्न घाट इन केरला, क्लियर हुआ।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे बारिश ठीक ठाक होती है। इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी बारिश होती है आपकी? रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और सदाबहार का मतलब ये सदा हरे भरे है, तो डाइवर्सिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर पॉइंट? तो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के समान ही है। चलिए, एक तो ये पॉइंट याद रखना। अब कुछ जानवरों के नाम में आ जाओ। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछा है हमेशा। एक तो है नीलगिरी लंगूर, है ना। नीलगिरी आपका कौन कौन से राज्यों में फैले हुई पर्वत श्रेणी का नाम है? बताएगा शाश्वत? सब मेरा नाम डुबाओगे तुम लोग हैं। आगे मेरे पापा बोला करते थे, आगे पार्ट पीछे सपाट। मतलब मैं घर से बाहर 9th से कम्प्लीटली बाहर रहा हूँ। तो 9th में क्लास में हॉस्टल में रहता था, एक आदिवासी हॉस्टल में। तो पापा संडे को आया करते थे, ठीक है। और संडे को आकर के पूछते थे पूरे वीक में क्या क्या पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाए करके पूछते थे। मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हुए। और खुद टीचर थे, और ठीक ठाक टीचर थे, मतलब पढ़ने में पहले अपने ज़माने में ठीक ठाक रहे होंगे। तो उठा के कुछ भी पूछ देते थे, और वो उस वीक में पढ़ाया उसका नहीं पूछते थे। है ना। चालाक इतने थे कि उस वीक में जो पढ़ाया ना उसमें से उठा के नहीं पूछते थे, वो पहले पुराना वाला उठा के पूछ देंगे। क्योंकि मालूम है कि उस वीक में जो पढ़ाया, मैं भी इतना मतलब दिमाग मेरा तेज है कि उस वीक में पढ़ाया हुई चीज़ कम से कम मुझे याद होगी। तो कभी कभार होता था कि ऐसी चीज़ें नहीं पता होती थी। अब एक दो वीक पहले पढ़ा होगा, कहाँ याद रहता है, तो पूछ देते थे, वही बोलते थे फिर आगे पार्ट। तो पहले तो इस वीक पढ़ाया उसका पूछो, अच्छे से याद होता था। अब उनको फंसाना था, दो चार थोड़ा सा डांट सुनाने के लिए, तो वो हमेशा एक हाथ पीछे उठा के पूछते थे। और एक तो डायलॉग वो मारते थे, फिर दूसरा एक डायलॉग उनका था जो है कि मैं जैसे अब एक चीज़ नहीं पूछा था, मतलब और बाकी पूछो ना, एक हाथ, एक तो पता, एक नहीं पता इसका थोड़ी कुछ और नहीं पता होगा करके। तो फिर एक डायलॉग मारते थे कि चावल, आपका जो है चावल का एक दाना छूने से पता चल जाता है कि चावल पूरा पका है कि नहीं पका है। तो ये वाला डायलॉग मारते थे। तो थोड़ा एक बार हम भी स्मार्ट हो गए। तो मैंने कहा पापा जी आजकल कुकर के ज़माना है। अब चावल आपका जो है बर्तन में नहीं बनता, कुकर में एक साथ पक जाता है। तो एग्जाम से मैं रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। तो वो तड़ाक से पड़ा एक थप्पड़, ठीक है। कि पापा से बहस करते हो क्या करके। और आज की डेट में हमारे बच्चे वो हर बात में बहस करते रहते हैं। चलिए, तो अपना अपना समय होता है, कुछ चीज़ें याद रह जाती है। तुम लोग को भी कुछ याद होगी ना ऐसी कुछ पापा मम्मी की बातें, तो कुछ यादें रहती, बाकी तो भूल ही जाता है आदमी जो है। फिर अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गया कि सब चीज़ें भूल गया है। लेकिन एक दो चीज़ें जो होती वो कभी भी नहीं भूलती होल लाइफ में। एनीवे, तो हम लोग कहाँ पे थे? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में क्या पूछ रहा था तुमसे? नीलगिरी। तो नीलगिरी माउंटेन यहाँ पर है। किन किन राज्यों में है? तो बताया था मैंने, थोड़ा सा विस्तार कर्नाटक, थोड़ा सा केरल और तमिलनाडु में, है ना। तो नीलगिरी का सबसे ज़्यादा विस्तार यदि पूछेगा तो तमिलनाडु में है ना। नीलगिरी का सबसे ज़्यादा विस्तार पूछेगा तो कहाँ पर है? तो नीलगिरी पर्वत यहाँ पर है। जो नए बच्चे हैं नहीं पता होगा तो लिख लीजिए नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी, नीला पर्वत भी लिख देते हैं हम लोग। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बताया था? खुशबू। खुशबू फैलाओ अपनी, याद करो। राहुल। अनाईमुड़ी तो अन्ना मलाई की है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में डोडा बेटा। तो इसी नीलगिरी में नीलगिरी लंगूर मिलता है। लंगूर तो जानते ही होंगे आप लोग, बंदर के समानी
एक प्रजाति होती है जो यहीं पर मिलता है। क्लियर है? फिर यहाँ पर है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। हिंदी में भी ये लिख लेना मालाबार। मालाबार तट कहा जाता है, केरल के तट को हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं ना। जो नए बच्चे हैं कुछ कुछ जानते रहो, जो नहीं जानते, मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार कोस्ट कहा जाता है। केरल वाला जो पूरा भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। पुराने बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जानवर मिलता है मालाबार भूरा हॉर्नबिल। ठीक है। और एक और है जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, लॉयन टेल्ड मकॉक, लॉयन टेल्ड है ना मकॉक, शेर की पूंछ के समान वाला मकॉक, MACAQUE मकॉक। लॉयन टेल्ड मकॉक ही बोल देते हैं, लॉयन टेल्ड मतलब शेर की पूंछ के समान वाला मकॉक। ये भी बंदर का एक प्रजाति है, बंदरी टाइप का है। तो ये सब यहाँ के विशिष्ट और स्थानिक प्रजाति। स्थानिक का मतलब होता है जो उसी स्थान में मिलते हैं, स्थानिक, एंडेमिक। ये वर्ड भी बार बार आएगा आपके नोट्स में, एंडेमिक है ना। हिंदी वाले स्थानिक से पहचान जाओगे लेकिन एंडेमिक से नहीं पहचानोगे। तो एंडेमिक लिख देता है कभी कभी परेशान करने के लिए। एंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं? तो एंडेमिक का मतलब क्या हो गया? स्थान विशेष में मिलने वाले, कहीं और नहीं मिलेंगे, कुछ स्थान में ही मिलेंगे। आया समझ में? तो उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। तो ये सब स्थानिक प्रजातियां हैं जो उसी क्षेत्र में मिलती है। ये सब क्या है आपका? विशिष्ट और स्थानिक प्रजातियां जो वहीं पर मिलेंगी। आया समझ में? तो ये कुछ जानवरों के नाम जो याद कर लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, दक्कन, दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्कन पेनिनसुलर रीजन, दक्कन पेनिनसुलर रीजन। तो ये सबसे बड़ा दिख रहा है आपका ब्लू कलर पूरा का पूरा, ये सबसे बड़ा। तो ये 42% पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट कवर कर रहा है? 42 तो सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र लिख लो, सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र, लार्जेस्ट बायो जियोग्राफिकल रीजन, लार्जेस्ट बायो जियोग्राफिकल रीजन। टोटल भारत, इंडिया के कुल ज्योग्राफिकल रीजन का कितना परसेंट है? 42%। आया समझ में? तो इसमें कई प्रकार के वन मिलते हैं। तो इसमें सभी बीच वाले पूरे राज्य आ गए आपका, देख सकते हो। इधर आपका महाराष्ट्र, इधर आपका MP का ईस्टर्न भाग, छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, इसी में आएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी आ जाएंगे। तो मैप से क्लियर हो गया आपका, मैप बना लेना। अब यहाँ पे कोई विशेष जानवर जो इसी क्षेत्र में फेमस हो, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, जंगली सुअर वगैरह सब जगह मिल जाता है। यहाँ पर है आपका जो है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के बाउंड्री पर एक मिलता है हार्ड ग्राउंड दलदली हिरन, हार्ड ग्राउंड दलदली हिरन, दलदली मतलब स्वैम्प डियर, हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर, डियर दलदली हिरन। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाउंड्री पर मिलता है, दोनों की सीमा पर मिलता है। तो इसके बारे में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र।
तो इसमें गंगा का मैदानी क्षेत्र समझ गए, उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, और ख़ास करके यहाँ पे अब एग्रीकल्चर मतलब मेन मेड बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, है ना, क्रॉप्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं आपके। जो जंगल तो हमने काट दिया, सबसे कम जंगल है पंजाब हरियाणा दिल्ली वाले क्षेत्रों में, फिर वेस्टर्न यूपी में, है ना। पूरे भारत में देखें सबसे कम वनस्पति कहाँ मिलती है, तो पंजाब हरियाणा दिल्ली एनसीआर वेस्टर्न यूपी में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ सब जंगल काट दिया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नगरों का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया, है ना। दिल्ली के बाद हरियाणा, इन सब का पता नहीं चलता दिल्ली कहाँ ख़त्म हो रही है और यूपी कहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, जाओगे तो गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा विस्तार कहाँ से कहाँ दिख रहा है आपका, दिल्ली एनसीआर से दिख रहा है। थोड़ा सा उत्तराखंड भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट, उत्तराखंड दिल्ली एनसीआर, फिर पूरा यूपी आ गया, बिहार आ गया, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल पूरा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया आपका जो है। ये पूरा का पूरा किस में आ गया आपका, पूरा का पूरा आपका जो है गंगा के मैदान में आ गया। तो यहाँ पर एक तो है भारतीय गैंडा, असम वाले क्षेत्रों में यहाँ पे भारतीय गैंडा मिलता है, इंडियन राइनोसोर्स, भारतीय गैंडा, ये अपने आप में भारत में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलेगा। 12 सिंगा गैंडा कहा जाता है, जिसके 12 सिंग होते हैं, इंडियन राइनोसोर्स, ठीक है। इसके अलावा डॉल्फिन मछली वगैरह के लिए फेमस है, डॉल्फिन मछली, घड़ियाल, क्रोकोडाइल नहीं होगा, एलिमेटर क्या बोलते हो, एलिगेटर, ठीक है। यहाँ पे हॉग डियर मिलेंगे, हॉग डियर होंगे कुछ जानवर, देख लेना निकाल के, अब इतना मैंने, ठीक। आज की डेट में आपके पास सोर्सेस है तो देख सकते हो, हमारे समय में बुक ही थे तो अब कहाँ ढूंढेंगे, अब गूगल का ज़माना है, तो आप आराम से इनके बारे में भी कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, निकाल सकते हो। और ताजे पानी में पाए जाने वाले कछुए, टॉर्टाइस ऑफ फ्रेश वाटर, और दलदली हिरण यहाँ पर भी मिलते हैं, स्वैम्प डियर्स। तो ये हो गया आपका जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा है आपका, तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र ये जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर का, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन, उड़ीसा वाला रीजन आ गया तटीय क्षेत्र में, आया को इसमें आ जाएगा वेस्ट बंगाल का तटीय क्षेत्र, थोड़ा सा उड़ीसा का तटीय क्षेत्र आ जाएगा, इधर आपका आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र आ जाएगा, है ना, इधर आपका तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र आ जाएगा, थोड़ा सा केरल का है, इधर थोड़ा सा गुजरात का किनारे किनारे वाला भाग, महाराष्ट्र का थोड़ा सा आ जाएगा, दिख रहा है। तो मैप में डाल दो, ऐसे थोड़ा थोड़ा बना लो, मैप बना करके अलग से ही बना के डाल दो, है ना, एक साथ ना बना के अलग से भी बना सकते हो, छोटा सा मैप बना के कहाँ कहाँ कोस्टल रीजन में लिया हुआ है। चलूँ आगे, तो कोस्टल रीजन्स में आ जाओ, ये सब कौन कौन से क्षेत्र आगे समझ में आया। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, डॉल्फिन मिलता है, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, चिल्का झील में डॉल्फिन वगैरह मिलते हैं, चिल्का लेक वगैरह में भी क्या मिलते हैं, डॉल्फिन। एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है आपका सैलाइन वाटर। तो डॉल्फिन मिलेंगे, क्रोकोडाइल मिलेंगे, एलिगेटर्स वगैरह मिलेंगे, घड़ियाल। इसके अलावा एक है डुगोंग करके एक जानवर है, डुगोंग, अंडमान निकोबार में भी मिलता है ये, ड्यूगोंग कहते हैं, डुगोंग या ड्यूगोंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका जो है ये हो गया डुगोंग। और एक वर्ड है एवी फौना, अभी तक पूछा नहीं है वैसे, तो एवी फौना करके
होगा कोई जानवर वगैरह, देख लेना। एवी फौना। आई बात समझ में? तो ये सब नाम याद रखना है। और बंगाल की खाड़ी वाले में जानते हैं कौन सा सुंदरवन में? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। डिस्टर्ब हो रहा है तो जाके बोल दो, बोल दो, बोल दो मेरे। हाँ? क्या बोल रहे हो? क्यों, लड़की से डरता है क्या वो? आज के समय में है ना, क्या हो गया भाई? नहीं तो आवाज़ क्या आएगी? आई कोएड वाले हैं तो कोएड वाले थोड़ी डरेंगे। जैसे हम लोग कोएड वाले नहीं थे तो कोएड वाले उन लोग ज़्यादा नहीं बात करने, हम लोग कोएड वाले नहीं थे तो लड़कियों से बात करने में डर लगता था। साथ साथ कोएड स्कूल का मतलब होता है जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं। हम लोग अलग अलग था। 10th तक एक साथ वाले में पढ़ा हूँ, फिर 11th 12th में गर्ल्स स्कूल अलग था डोंगरगढ़ में, और बॉयज़ स्कूल अलग था। ठीक है, और 10th तक पढ़ा हूँ मोहल्ला में। मोहल्ला में साथ साथ था, तो वहाँ पर 11वीं 12वीं से अलग हो गए। तो कोएड अच्छा होता है कि अलग अलग वाला अच्छा होता है? तो कोएड अच्छा होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि जितनी चीज़ें दूर रहेंगी उतना ही उसके प्रति अट्रैक्शन बना रहता है। जब साथ में आ जाओ तो नॉर्मल हो जाती है, जैसे लड़कों से मिलते हैं वैसे लड़कियों से मिलते हैं, लड़कियां हैं तो लड़कों से मिलती है। तो कोएड स्कूल हमेशा क्या होता है? अच्छा रहता है। तो पुराने ज़माने के खालियात वाले बोलते होंगे ना अलग स्कूल है तो अच्छा है करके, तो गलत सोचते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ना भाई, वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। जैसे मैं बचपन 10वीं तक पढ़े तो हमें उतना फीलिंग नहीं होता था कि हम बात करने में डरता, ऐसा नहीं होता। लेकिन 11वीं 12वीं फिर कॉलेज तक जाते जाते 2 साल ऐसे निकल गए कि लड़कियों से बात करने में तक डर लगता था, कोई गाली ना दे दे, कोई कुछ और ना समझ ले करके समझ गए? बाकी डिस्टेंस आ ही जाता है अपने आप ना चाहते हो साइकोलॉजिकली। एनीवे, तटीय क्षेत्र में आ गए तो डुगोंग आ गया आपका। और सुंदरवन में कौन सा मिलता है आपका? है ना, सुंदरवन वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा डेल्टा। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर तो जानते ही होंगे। क्या बोल रहे हो? चलिए, तो ये हो गया आपका जो है कुछ नाम। उसके बाद आ जाओ नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ जाओ। तटीय क्षेत्र के बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये दिख रहा है आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दो तो बाकी 6 सिस्टर आ जाएंगे। 7 हटा दो 6 बच जाएंगे ये वाला हिमालय में चला गया ना अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश चला गया हिमालय में, बाकी अरुणाचल को छोड़ दो तो बाकी 6 सिस्टर्स इसमें आ जाएंगे, है ना। 7वीं बहन हिमालय में चली गई। ठीक है, 7वीं बहन अरुणाचल प्रदेश कहाँ चला गया? हिमालय। तो इसमें आ जाओ, इसमें क्या लिखोगे? यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे भी बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जंतु वंतु का नाम है। इसको जो है भारत के जैव भौगोलिक प्रदेश के प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस रीजन को जो है भारत के जैव भौगोलिक प्रदेश का प्रवेश द्वार, है ना, एंट्रेंस ऑफ बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों से होते हुए भारत में इंटर की है। जैसे बताया ना मलायन, है ना, मलायन देखा था हमने जो है, तो इन्हीं क्षेत्रों से इंटर किया आपका जो है, तो इसलिए इसको भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एंट्रेंस ऑफ बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। आए समझ में? याद करना पड़ेगा सब, अभी आसान लग रहा है लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन, इसमें एनवायरनमेंट में क्वेश्चन जरूर देख लो, क्योंकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आते हैं, है ना। वो याद करने वाले फैक्चुअल भी रहते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे भी होंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ कम से कम प्रीलिम्स के पेपर देख लो, मेंस का तो बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
जो प्रीलिम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं ना पिछले 2013 से लेके अब तक, और मैंने फिर से कहा एनवायरनमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोग की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के साथ IFOS का एग्ज़ाम भी होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम भी होता है, प्रीलिम्स साथ साथ होती है दोनों की। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उनको तो हम लोग बेचारे ज़बरदस्ती UPSC वालों को भी एनवायरनमेंट का ज़्यादा क्वेश्चन पूछना पड़ जाता है, उनको आंसर देना पड़ जाता है। आए समझ में? तो इसलिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट और कुछ जो पार्ट होता है बायोलॉजी से रिलेटेड भी हो जाता है, खासकर बॉटनी से रिलेटेड। तो बॉटनी और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा क्यों होते हैं समझ में आया ना? तो ये ध्यान में रखना है। हालांकि वो सबके लिए यदि सही सरल है तो सबके लिए सरल है, कठिन है तो फिर सबके लिए कठिन है, क्योंकि जितनी एनवायरनमेंट तुमको नॉलेज में है उतना ही जो पढ़ करके जा रहा है बायोलॉजी वो लोग ज़्यादा पढ़ते होंगे, क्योंकि वो लोग बॉटनी जूलॉजी वाले ही होते हैं, तो उनका नॉलेज तो IFOS में है तो ज़्यादा ही होगा, तो उनके लिए वो ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है? बांस। बांस मूल रूप से बांस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? तो इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं बांस, बैम्बू। कुछ जैक फ्रूट करके होते हैं, क्या होता है जैक फ्रूट? अच्छा, कटहल को कहते हैं, हिंदी में लिख लो कटहल, ठीक है। एक होता है ट्यूना चेस्टनट, ट्यूना चेस्टनट, यहाँ पे जंगल ज़्यादा है तो पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा मिलती है। तो ये हो गए आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्पेसिफिक आ जाएंगे आपके। अब आ जाओ भारतीय द्वीप क्षेत्र में, इंडियन आइलैंड्स ग्रुप या आइलैंड रीजन्स, इसमें कौन आएगा? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, है ना। ठीक है, इसमें और ज़्यादा क्लियरली मैप, ठीक है, दोनों को साथ में लिया हुआ है। दोनों सेम सेम लिखा है, दिख रहा है? कुछ ब्लर है आपका, लेकिन ये क्या है? जो भी 10वां नंबर 10 लिखा है ना, ये तो मेरे ख्याल से 10 लिखा हुआ है, तो दोनों इसमें आएंगे आपके, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आ जाएंगे। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आ जाएंगे आपके इसके अंतर्गत। चलिए इसमें लिखिए, ये सबसे छोटा जैव भौगोलिक क्षेत्र है, ये सबसे छोटा जैव भौगोलिक क्षेत्र है, मात्र 0.3% है पूरे इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन का। इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन का ओनली कितना है? 0.3%। यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारी स्थानिक प्रजातियाँ मिलती है। यहाँ पर एक मिलता है नारकोंडम हॉर्नबिल, नारकोंडम हॉर्नबिल, एक कौन सा देखा था हमने? मालाबार, ये नारकोंडम है। नारकोंडम क्या है, किसके लिए जाना जाता है नारकोंडम को? बताओ खुशबू। राहुल बाबू रिवीजन मांगता है, कौन बताएगा? विशाल। सब नाम डुबाओगे, फिर बाद में बोलेगे सर ने पढ़ाया नहीं। मैंने कहा था भारत में केवल 2 ज्वालामुखी द्वीप है, अब याद आया? लेकिन एग्जाम में याद करने थोड़ी बैठे रहूंगा मैं। एक सक्रिय द्वीप है जिसका नाम है बैरेन द्वीप, ये सक्रिय आइलैंड है, एक्टिव है आपका, जो बताया था। एक है आपका बैरेन आइलैंड, ये भी आपका अंडमान निकोबार में यहाँ पे मिलेगा। और दूसरा बताया था नारकोंडम, दूसरा कौन सा बताया था? ये मृत है, ये आपका मृत मतलब इसको उद्गार नहीं होगा, यहाँ पर है आपका नारकोंडम।
यहाँ पे बैरेन आइलैंड, एटलस जाके जरूर देखना। और ये आपका नारकोंडम। तो भारत में केवल 2 वॉल्केनो आइलैंड मिलते हैं, एक एक्टिव है बैरेन आइलैंड और दूसरा क्या है, एक्सटिंक्ट है। मृत का मतलब एक्सटिंक्ट। आया समझ में, याद आया कुछ? चलिए, भगवान करे एग्जाम में ऐसी याद आ जाए। इतनी दुआएं कर सकता हूँ तुम लोग के लिए। क्या राहुल? तो यहाँ पे नारकोंडम हॉर्नबिल करके कोई जंतु मिलता है, इंडेमिक स्पीसीज मिलता है। इसके अलावा दक्षिणी अंडमान क्रेट करके है, दक्षिणी अंडमान क्रेट, साउथ अंडमान क्रेट होगा, एक बार एटलस मार के देख ला, क्रेट। अभी ढूंढ ढूंढ के नोट्स बनाए मैंने, जहाँ से जो मिला है वहाँ से। साउथ अंडमान क्रेट, तो ये भी एक जानवर है। और यहाँ पे भी डुगोंग मिलता है, डुगोंग। और मेरे ख्याल से राष्ट्रीय जंतु होगा, सॉरी स्टेट एनिमल होगा यहाँ का। एक बार सर्च मारो, गूगल मारो, स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान निकोबार करके मार के देखो आता है क्या। तो राज्य पशु, राज्य पशु होना चाहिए यहाँ का। है डुगोंग। तो ये आपका वहाँ का स्टेट एनिमल है, डुगोंग, राइट, लिख लेना, काम आएगा। और स्टेट ट्री भी मार के देखो, एक पडुक करके कोई ट्री आएगा यहाँ पे, स्टेट ट्री, पाडुक, पडुक कुछ स्पेलिंग होगा आपका, पाडुक या पडुक करके कुछ पेड़ का नाम है, स्टेट ट्री होगा मेरे ख्याल से। पडॉक क्या स्पेलिंग है? PA, ठीक है, पडॉक, पडॉक, पडॉक यहाँ का स्टेट ट्री है। तो ये भी याद रखना, पडॉक स्पेसिफिकली कहाँ मिलता है, अंडमान निकोबार मिलता है। स्पेसिफिकली कहाँ मिलता है आपका जो है, अंडमान निकोबार में मिलता है, ठीक है। तो ये ट्री का नाम भी याद कर लेना साथ साथ। बहुत आराम से अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। और मैंने फिर से कहा कि है ना, ये वाला बैच और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। उससे तो पहले भी पढ़ाते रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके मेरा भी तो इम्प्रूवमेंट होता है, मेरा भी नॉलेज इम्प्रूवमेंट होता है, इनरिचमेंट होता है। पढ़ाने के तरीके में जितना अनुभव बढ़ते जाएगा उतना होते जाएगा, नहीं हो जाता है। इसलिए पिछले साल से, जब से यहाँ इसके पहले मेरा अलग चलता था, तो वहाँ पे खुद का टेंशन होता, रेंट देना है, फैकल्टी को पेमेंट देनी है, तो टेंशन ज़्यादा था, समझ गए ना। अब वो टेंशन मैंने नीचे देना, बाकी एडवर्टीजमेंट करना, बच्चे लाना। अब मेरा काम सिर्फ क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। तो इसलिए और ज़्यादा अच्छे से पिछले 2 साल से, मतलब दूसरा साल चल रहा है, तो ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने आप पे कि ज़्यादा आराम से पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था, पढ़ा रहे, पता चला कि इस महीने का रेंट कहाँ से जाएगा, पैसे नहीं है बैंक बैलेंस में, अकाउंट में, तो उसका चिंता बनी रहती थी, है कि नहीं। तो वो चिंता थोड़ी सी अब कम रहती है, अभी भी रहती है, क्योंकि सर को बिजनेसमैन, सर बिजनेसमैन का मतलब है कि एक समय तक प्रॉफिट में नहीं आए तो क्या होगा, उनको प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो मेरे को क्यों झेलेंगे, समझ गए ना भाई। तो इसमें भी कमा के देना ही है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन मेरा भी कम है, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि कोई रिजल्ट आ जाए तुम लोग से भविष्य में। और एक भी रिजल्ट आ गया यहाँ से, तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखना। एक भ्रम होता है ना आदमी का, दिल्ली जाएंगे, इलाहाबाद, या फिर यहाँ से जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, एक भ्रम दिमाग में रहता है। वो भ्रम तब टूटेगा जब यही से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई जब ये बच्चा यहाँ से पढ़ सकता है तो बाकी भी बन सकते हैं। तो उसी भ्रम को तोड़ने के लिए लगा हूँ तुम लोग के साथ में। तो इसलिए रोज़ बोलता हूँ कि क्वेश्चन ले करके आओ, क्वेश्चन देख करके लाओ, लिख करके दिखाओ, बोलता हूँ ना भाई। लेकिन रिजल्ट कब आएगा, जब तुम लोग भी मेरे साथ, क्या अभिषेक, समझ गए ना भाई। तो इसकी चिंता नहीं करना, इतना पढ़ा दूंगा कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे ना, इसलिए आराम से ही पढ़ाता हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका जो है आइलैंड्स के बारे में। तो ये हो गया पर है 10, क्या हो गए आपके जो है बायो जियोग्राफिकल रीजन्स हो गए।
तो यहाँ से क्वेश्चन वैसे नहीं मिला। हाँ, जानवरों के नाम जरूर पूछा हुआ है, पेपर जाके देख के आना कल सभी लोग। लाइव आज क्वेश्चन जरूर देखो। राहुल, पास होना है ना इस साल। तो एनवायरनमेंट अभी जो पढ़ा रहा हूँ ताज़ा ताज़ा याद रहेगा मई में, तो पुराना जो पढ़ा ले उसको रिवीजन करो, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी वगैरह। और जो ताज़ा ताज़ा एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, करंट आपके पास साल भर का करंट होगा और अभी जो डाल रहे, तो इसी एनवायरनमेंट को पढ़ते पढ़ते करंट भी क्या कर लो, अपडेट कर लो। आया समझ में? विशाल, समझ में आया ना? तो ज़्यादा भी इधर उधर मतलब इधर उधर का मतलब है यूट्यूब में और इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। वो यूट्यूब में कितना भी अच्छा पढ़ा है, लेकिन काम की चीज़ें जो होती है हम लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि हमको तुमको जवाब देना है, यूट्यूब वाले को जवाब नहीं देना है कि क्वेश्चन आए चाहे ना आए। कल के दिन में मेरे पास आओगे एक बार कि सर पढ़ाया था आपने, कुछ नहीं फंसा करके, तो किस मुंह से तुमसे मिलूंगा। इसलिए हम लोग भी ध्यान से पढ़ाते, अपनी कोशिश करते कि ईमानदारी से पढ़ाए। आ रही ना बस समझ में? लेकिन फिर भी एग्ज़ाम है, दूसरे के हाथ में है, तो फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन आ जाए बाहर से। तो मेहनत करना है। खुशबू तुम भी दे रही हो ना इस बार? हाँ, तो तुम भी लगे रहो। करंट पीछे का पढ़ो। करंट अब कैसे पढ़ोगे? जैसे अब करंट पढ़ने का टाइम है, अब एनवायरनमेंट पढ़े तो साल भर का एनवायरनमेंट पढ़ लो, है ना। जो जो पढ़ा रहे हो उसको पूरा एक बार पूरा एनवायरनमेंट ही पढ़ो। बाकी टॉपिक अभी ज्योग्राफी पढ़ो तो पूरा ज्योग्राफी साल भर की पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन का साल भर का करंट अफेयर पढ़ो साथ साथ। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लिया पहले, फिर साल भर का करंट अफेयर रिवीजन करो वहाँ पे। तो उससे क्या होगा, करंट अफेयर भी याद रहेगा। एक साथ महीने वाइज से जो यूट्यूब वगैरह में डालते हैं वो सब याद नहीं रहेगा। उस समय लगेगा याद हो गया, लेकिन जब एग्जाम में देने जाओगे तो वहाँ से कुछ काम नहीं आएगा। काम कब आएगा? जब हम टॉपिक वाइज अलग अलग पढ़ करके अपडेट करते हुए पढ़ते हैं, तो चीज़ें वहाँ पे लिंक करके याद हो जाता है, लिंक बैठ जाता है। आया समझ में? तो करंट अफेयर इस तरीके से तैयार करना है। एनीवे, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपका जो है? तो कोई डाउट किसी को है तो बताएं। चलिए बस एक दो टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, फिर सभा समाप्त करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो तुम लोग के लिए। की स्टोन स्पीसीज क्या होता है? आज ये टर्म्स बता रहा हूँ, याद करके आना। कल पढ़ेंगे फाउंडेशनल स्पीसीज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कल देखेंगे। फाउंडेशन वाला कल बताऊंगा, की स्टोन का लिख लो ताकि याद कर लो। दोनों एक साथ बताऊंगा तो कन्फ्यूजन करोगे। तो की स्टोन के बारे में लिखिए पहला पॉइंट। की स्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती है, की स्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती है जिनकी संख्या कम होने के बावजूद पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्यप्रणाली एवं स्थिरता पर अत्यधिक प्रभाव डालती है या प्रभाव होता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, की स्टोन स्पीसीज आर दोज स्पीसीज which have a disproportionately large impact disproportionately है, disproportionately NATPLY समझ में आया? disproportionately large impact on ecosystem structure and functioning relative to their abundance, राइट। इतने से काम नहीं चलेगा। क्या समझे इसका मतलब, है ना। ये वर्ड दिया था 1969 में, ये वर्ड दिया गया था आपका जो है रॉबर्ट टी पेन के द्वारा।
रॉबर्ट टी पेन के द्वारा दिया गया था 1969 में, रॉबर्ट टी पेन के द्वारा दिया गया था वर्ड। एग्जाम्पल लिखोगे तब समझ में आएगा। कीस्टोन का मतलब समझा देता हूँ पहले। मतलब ये संख्या में तो कम होते हैं, जैसे शेर, आपका किसी भी इकोसिस्टम में जाएंगे तो शेर आपके क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, है ना, नंबर ऑफ अदर स्पीसीज की तुलना में। लेकिन इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो शाकाहारी जानवर को नहीं खाएंगे तो शाकाहारी जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और शाकाहारी जानवर बढ़ जाएंगे तो घास फूस पेड़ पौधे ज़्यादा खाएंगे तो जंगल खत्म हो जाएंगे। आई ना बात समझ में? तो संख्या में तो कम है लेकिन इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं हम लोग, जो है कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। तो एग्जांपल लिख लीजिए आपका, जो है टाइगर, वोल्फ, है ना, टाइगर, वोल्फ, ठीक है। और समुद्र में एक नाम दिया हुआ सी स्टार, समुद्री तारा, और ब्रैकेट में एक वर्ड है आपका पिसास्टर, ठीक है। तो ये शाकाहारी, ये आपके कीस्टोन प्रीडेटर्स में आते हैं। क्या कहलाते हैं? कीस्टोन प्रीडेटर्स कहलाते हैं। ऊपर पे होते हैं, ट्रॉपिक लेवल ऊपर मिलते हैं, कीस्टोन प्रीडेटर्स शाकाहारियों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। ये सब क्या करते हैं आपके, जो है शाकाहारियों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। कंट्रोल्स द हर्बीवोर्स, नंबर ऑफ हर्बीवोर्स। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, समझ में आ गया है ना। शेर, मतलब ये सोच रहे हम शेर को बचाने के लिए क्यों पीछे पड़े रहते हैं, चीता को क्यों बचाने के पीछे पड़े हुए हैं, तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। आया समझ में? इसलिए बाहर हमारा चीता खत्म हो गया, भारत में वाइल्ड लाइफ में देखेंगे तो चीते खत्म हो गया, बाहर से ला करके उसको क्या कर रहे, कंजर्व कर रहे, बाहर से ला करके उसको प्रिजर्व कर रहे, कंजर्व कर रहे हम लोग, जो है। आई बात समझ में? तो सोचते होंगे ना क्या ज़रूरत है, शेर मर गया, चीता मर गया, तो अब समझ में आया क्यों ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा है एक कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट होते, ये तो हो गया शाकाहारी को कीस्टोन प्रेडेटर्स कहलाएंगे। इसके अलावा होते कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट, सहजीवी, म्यूचुअल जीते हैं, कीस्टोन सहजीवी या पारस्परिक सहजीवी, पारस्परिक सहजीवी। तो पारस्परिक समझ गए होंगे, एक जिएगा तो दूसरा भी जिएगा, है कि नहीं। तो इसमें आ जाएंगे, जैसे कुछ नाम दिया, बीज, मधुमक्खियाँ वगैरह आ जाएगी, पॉलिनेशन का काम, या तितली वगैरह भी आ जाएंगे इसमें, जो पॉलिनेशन का काम करते हैं। पॉलिनेटर समझते हो, कुछ लोग कॉमर्स वाले समझते हो। पॉलिनेटर्स, पॉलिनेशंस, जो तितलियां हैं, ये सब आपका क्या करते हैं, परागकणों को हिंदी में क्या कहते हैं, परागकण। तो परागकण को क्या करते हैं, इधर उधर फैलाते रहते हैं, जिससे पेड़ पौधे, नए पेड़ पौधे वगैरह, बीज का फैलाव होगा तो नए पेड़ पौधे उगते रहेंगे आपके, जो आई ना बात समझ में। तो ये बीज वगैरह आते हैं, पॉलिनेशंस प्रोसेस में आ जाएंगे। तितली हो गया, तितली भी आ जाएंगे, बटरफ्लाई वगैरह भी आ जाएंगे आपके, जो है ये सब इसमें आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? एक और नाम है, एक और नाम है फिग ट्री एंड फिग वेस्प। क्या होता है देख लेना गूगल में मार के, फिग ट्री। तुम्हारा भी बायोलॉजी रहा है क्या? तुम तो कॉमर्स वाले हो, हैं? लेकिन जीव जंतु की जानकारी अच्छी है, मतलब इम्पोर्टेंट, इंटरेस्ट था। मतलब पापा ने वो बोले 3 इडियट वाले काम हो गया तुमसे, तुम्हारे साथ भी। वो बनना चाहता था फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बनना चाहता था, और पापा ने उठा करके डाल दिया इंजीनियरिंग करने के लिए। ऐसे तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका किस में आएंगे, कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट में आएंगे, पारस्परिक सहजीवी में आएंगे। आई ना बस समझ में। कोरल रिफ भी आ जाएगा, कोरल बताया था मैंने, है ना। जो कोरल से जो प्रवाल है वह एक शैवाल के साथ रहता है,
है ना। स्पेलिंग क्या देखा था, जू, ठीक है, झिनथिलेली, झिनथिलेली, इस टाइप से नाम देखा था, जू झिनथिलेली। ये एल्गी के साथ क्या रहता है, सिम्बायोसिस में रहता है ना। नए बच्चे लोग नोट कर लेंगे कि जो हमारे कोरल्स है, प्रवाल है, ये किसके साथ सहजीविता में रहते, म्यूचुअलिस्ट में रहते, जू झिनथिलेली एल्गी के साथ। तो एल्गी खत्म होते जाएंगे तो ये भी खत्म होते जाएंगे। आया समझ में? तो इस तरीके से ये आ जाते हैं। उसके बाद है कीस्टोन इंजीनियर्स। कीस्टोन इंजीनियर्स, हिंदी में इंजीनियर्स ही लिख लेना भाई, है ना। कीस्टोन इंजीनियर्स का मतलब हो गया स्पीसीज दैट मॉडिफाई फिजिकल एनवायरनमेंट, स्पीसीज दैट मॉडिफाई फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करने वाली प्रजातियां, भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करने वाली प्रजाति। इसमें एलिफेंट आता है, एलिफेंट आता है, बीवर्स, बीवर करके कुछ होगा, देखना क्या है। एलिफेंट क्या करते हैं, एक तो आपके जो वो क्या बोलते हैं उसका वेस्टेज छोड़ते हैं, उसके कारण से कई सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से पेड़ पौधे पनपते। दूसरा, जब चलते हैं तो ये पेड़ पौधों को क्या करते हैं, दबाते हैं, है ना। पैर इनके भारी, खुद भी भारी होते हैं और पैर चौड़े होते हैं, तो ये दबाते हुए चलते हैं। तो वो फिर से क्या होते हैं, सॉइल में रिफर्टिलिटी बढ़ाने के लिए रोल प्ले करते हैं। और इस तरीके से फिर नए जीव जंतु पेड़ पौधों को उगने के लिए क्या मिलता है, आई ना बस समझ में, मदद मिलती है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, नए भौतिक पर्यावरण को जन्म देने के लिए रोल प्ले करते हैं, चेंज करते रहते हैं। आ रही बात समझ में? जब हाथी चलते हैं तो हाथी से जो पैर से दबता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है आपके जो है, फिर से वहाँ पे नए पौधों को पनपने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पे एक जगह मिलती है। तो ये इसका काम होता है। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन आ जाए कि कीस्टोन स्पीसीज के बारे में, तो आंसर निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। वल्चर भी आता है, वल्चर, आ रही बात समझ में? गिद्ध भी आते हैं। गिद्ध भी क्या करते हैं, एक तो जो जो मरे हुए जानवर उसको पूरा ख़त्म करते हैं आप कह जो। तो इस तरीके से गिद्ध भी जो इम्पोर्टेंट होते हैं, यदि वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा, है ना, हाँ, बीमारियां फैलेंगी। मरे हुए जानवर, है ना, अब तो खैर गड्ढा करके गड़ा भी देते हैं, लेकिन हर जगह नहीं गड़ाते। गाँव में जाएंगे तो जंगल में लगा के छोड़ देते हैं। तो गिद्ध, लेकिन गिद्ध हमारे ख़त्म होते जा रहे। क्यों हो रहे? पॉल्यूशन में पढ़ेंगे वैसे कि जो हम लोग डिक्लोफेनिक करके केमिकल यूज करते हैं दर्द निवारक के रूप में जानवरों के लिए, तो वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो भी पढ़ेंगे आगे जो है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो कल कीस्टोन स्पीसीज देखा, कल एक फाउंडेशन स्पीसीज क्या होती है वो बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। फाउंडेशन स्पीसीज क्या विशाल, पढ़ाने का तरीका और पढ़ाने का कंटेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है, इसलिए मैंने कहा